सुनील उत्तमराव सालवे जो है रामटेक लोकसभा से अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जो है खड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर ये आरोप भी है कि इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को घर बिठाता हूँ। ये सब चीजों के बारे में सुनील बाबू केदार जो हमारे नागपुर जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है, इस प्रकरण के बारे में वो वाकिफ थे। पहले 3 महीना पहले उन्होंने मुझे खुद होके फोन किया था। अच्छा, आपको पता ना हो इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों को भी ये बात बता रहा हूँ। हाँ, ये सब चीजों से हमारे कांग्रेस के सभी नेता, हाँ, हमारे कामठी मौदा क्षेत्र के विधानसभा के जो चुनाव लड़ चुके उन नेताओं को भी मालूम है। नागपुर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद में सभापति, सभी को पता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इन्होंने पिछले 10 साल जो हमारे जो बर्बाद हो चुके, हम जो तुमाने साहब को जो दोष दे रहे हैं, हाँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ बावनकुळे साहब। कहीं नहीं ये भी एक चर्चा में है, सुनने में आया कि सुनील सालवे की जो करीबी सुलेखा कुंभारे से थी, तो सुलेखा कुंभारे जो कि भाजपा सपोर्ट में है, उनके पैनल में है, तो कहीं ना कहीं सुलेखा कुंभारे के कांटेक्ट की वजह से, उनकी करीबी की वजह से सुलेखा कुंभारे ने आपको ये कहा कि ऐसा कुछ, मतलब जो है चर्चा में देखिए, इस सारे प्रकरण का के पीछे बड़े बड़े लोगों का नाम चर्चा में रहने के बावजूद उन लोगों को टिकट नहीं दी गई। क्यों, क्या वजह लगती है आपको? ये तो भाई कांग्रेस के नेताओं को पता क्यों नहीं दी गई। आखिर उन्होंने ये बाल हटक क्यों किया? आखिर मुझे रश्मिताई बर्वे जी कुछ क्यों? तो सुनील सालवे रश्मि बर्वे के पीछे क्यों पड़े हुए? देखिए, मैं सुनील सालवे या फिर पिछले 6-8 महीने से कांग्रेस के प्रत्याशी जो चर्चा में थे कि कहीं ना कहीं इनको टिकट दी जा सकती है, देखिए, तो सुनील सालवे उसके रश्मिताई बर्वे जी का नाम आज मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस के नेता, अगर कोई बोलते भी होंगे तो फोन कॉल का मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। अगर बावनकुळे साहब से मेरी कई बात हुई है, भाजपा के कोई भी नेता या फिर फडणवीस साहब, अच्छा, उनसे भी यदि मेरा कोई कांटेक्ट हुआ या वो मेरे पीछे है, हाँ, तो उन्होंने वो दावा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ बयानबाजियां हुई है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि रश्मि बर्वे को घर बिठाने में भाजपा का आपके पीछे पुशअप रहा है, सपोर्ट रहा है कि भाई उनके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर उन्होंने जो सामाजिक न्याय विभाग है उसकी दिशाभूल उन्होंने की। लोकसभा इलेक्शन का माहौल बनते बनते एक नाम जो है काफी पूरे नागपुर जिले में चर्चा में था, खासकर रामटेक लोकसभा में। वो नाम था सुनील उत्तमराव सालवे। सुनील उत्तमराव सालवे जो है रामटेक लोकसभा से अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जो है खड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर ये आरोप भी है कि इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को घर बिठा दिया। तो बात करेंगे उनसे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। क्या वजह रही कि आपको इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ा? एनजीपी चैनल के जितने दर्शक हैं, उन दर्शकों को, खास करके रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी मतदार बंधु और जितनी भगिनी है, उन सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, जय भीम, सलाम। अभी जिशन भाई ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया जी कि मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने कांग्रेस के एक अच्छे आरोप पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप पत्रकारिता कर रहे थे, एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, अचानक से ये क्या हुआ कि रामटेक लोकसभा से उम्मीदवारी सुनील सालवे को? देखिए, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति एससी महिला राखीव, एससी राखीव के लिए, यस, एससी राखीव होने की वजह से हमको ये ऐसी मतलब आशा थी कि जो बड़े राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, इनकी ओर से एक अच्छा कैंडिडेट, दमदार कैंडिडेट मिले, जो होनहार हो, प्रतिभावान हो, जिसमें काम करने की क्षमता हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, जो जाति का प्रमाण पत्र जो है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आज के तारीख में आपने देखा है कि बड़े राजनीतिक दल, कांग्रेस की जो अधिकृत उम्मीदवार जो थी पहले, जी, रश्मिताई बर्वे, एक अच्छा जाना माना नाम है, कांग्रेस की बड़ी जिला परिषद की अध्यक्षा भी पूर्व रह चुकी है। तो
कई दिनों से उनके बारे में एक मतलब कंप्लेंट्स थी कि भाई उनके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर उन्होंने जो सामाजिक न्याय विभाग है उसकी दिशा भूल उन्होंने की है और वो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया। अच्छा। ये बार बार शिकायतें मुझे कम से कम 4-5 महीने से आई थी। इलेक्शन के पहले तो इलेक्शन के पहले की बातें थी और तब तक कि मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका नाम मतलब फाइनल हुआ नहीं था। अच्छा। और उनके नाम की कोई चर्चा भी नहीं थी। अच्छा। उस वक्त मेरे पास में उनकी कंप्लेंट आई थी। हम्म। फिर मैंने ये देखा कि भाई जब वो 3 साल तक जिला परिषद की वो अध्यक्ष रह चुकी, कांग्रेस की प्रत्याशी भी रह चुकी है। उसके पहले उन्होंने 2012 को वो चुनाव भी लड़ी थी। अच्छा। वो हार चुकी थी। अच्छा। उस वक्त भी उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल करवाया था। अच्छा। लेकिन उस कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एक इतिहास भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हाँ। उस वक्त भी उनके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट दायर की थी। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 15 या 16 को उनका वो कास्ट सर्टिफिकेट उनका रद्द भी हो चुका था। ये पहली बार। अच्छा। उसके बाद में 2019 का जो चुनाव हो गया, वो 19 के चुनाव के पहले उन्होंने फिर 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर जो कास्ट सर्टिफिकेट हासिल किया था उसके बारे में भी मेरे पास में कंप्लेंट आई थी। अच्छा। तो ये कंप्यूटर कम से कम ऐसा मान के चलो उसका 10 साल का इतिहास है बैकग्राउंड में। अच्छा। हमको ये भी देखना है। और रही बात, अभी आपने एक सवाल पूछा कि भाई आप इतने अच्छे पत्रकार हो, हाँ, पत्रकारिता हाँ, करते करते बिल्कुल। भाई आप इस क्षेत्र में कैसे क्या कूदे। हाँ। तो मुझे ये लगा था कि भैया जो बड़े राजनीतिक दल है इनके पास में कैंडिडेट की भरमार थी। कांग्रेस पार्टी के पास में कई कैंडिडेट थे। अच्छा। तक्षशिला वाग्दरी का नाम था, उसके बाद में नरेश बर्वे जी का नाम था, उसके बाद में उनके पास में कांग्रेस पार्टी के पास में दिशाताई चंद्रापुरी सभापति थी, उनका भी एक अच्छा नाम था। लेकिन रत्नदीप रंगारी जैसे होनहार युवा नेता थे उनके पास में, हमारे महादुरा कोराड़ी के। उसके बाद में खापरखेड़ा चिचोली के सरपंच मीनाक्षी राय कागड़े जी भी थी। लेकिन ऐसे हालात में उन्होंने एक परसेप्शन बना के रखा कि भैया मैं जो कैंडिडेट दूंगा उसका ही काम हमको करना है, नेताओं को काम करना है। ये नेताओं के ऊपर उन्होंने बर्डन डाला हुआ ये भी दिखा मुझे। अच्छा। तो ये वो जायज मतलब कैंडिडेट को देने के मूड में नहीं थे। अच्छा। एक अच्छे प्रतिभावान कैंडिडेट की यहाँ पर हमको आवश्यकता थी, एक मतदाता होने के नाते। लेकिन वहां मुझे ऐसा लगा कि कहीं तो भी इस नागपुर जिले के बड़े नेता, कद्दावर नेता है सुनील बाबू केदार, उनका अच्छा नाम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उनसे बड़ी अपेक्षा भी रखता था। अच्छा। और आज भी अपेक्षा रखता हूं कि भाई उन्होंने कम से कम एक अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारना था। लेकिन आज मैं उनके चुनावी भाषण जो देख रहा हूं, वो भाषण में मैं ये देख रहा हूं कि वो असहाय दलित की बेटी है, किसान की बेटी है, उसके ऊपर बड़ा अत्याचार हो गया। भाजपा के लोगों ने ऐसा किया, भाजपा के लोगों ने वैसा किया। ये कहीं तो भी भाजपा सेना के नेताओं को वो दोष दे रहे। लेकिन ये कहीं तो भी भाषणों में कहीं भी मेरा नाम नहीं ले रहे। ये प्रकरण के बारे में आपको जिशान भाई मैं इतिहास बताता हूँ। ये सब चीजों के बारे में सुनील बाबू केदार जो हमारे नागपुर जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है, इस प्रकरण के बारे में वो वाकिफ थे। पहले 3 महीना पहले उन्होंने मुझे खुद होके फोन किया था। अच्छा। आपको पता ना हो इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों को भी ये बात बता रहा हूं मैं। ये सब चीजों से हमारे कांग्रेस के सभी नेता, हमारे कामठी मवदा क्षेत्र के विधानसभा के जो चुनाव लड़ चुके उन नेताओं को भी मालूम है। नागपुर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद में सभापति, सभी को पता था कि जो अधिकृत उम्मीदवार जो कांग्रेस का है उसका फॉर्म कटने वाला है। उनको वो चीजों से मैंने उनको वाकिफ कराया था। सुनील बाबू केदार जी का मुझे फोन आया था 3 महीना पहले। अच्छा। 3 महीना पहले जब मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि साड़वे जी आप कब से आरटीआई डालना चालू किए। अच्छा। अब ये आरटीआई का कानून जब से महाराष्ट्र में आया तब से मैं आरटीआई डाल ही रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मुझे उनका एक दूसरा सवाल था कि भाई आप गरीब के लेकरू के पीछे क्यों लगे। अच्छा। यानी उनका कहना था कि गरीब का लेकरू है, तो वो गरीब का, मैंने पूछा उनका गरीब का लेकरू कौन है। अच्छा। तो उन्होंने बोले रश्मिताई बर्वे। अच्छा। उनके पीछे लग के आपको क्या मिलेगा ये भी उन्होंने मुझे पूछा था। अच्छा। तो मैंने बाबू को ये बोला कि बाबू मैं किसी व्यक्ति के पीछे, गरीब है, रईस है, इसके पीछे मैं नहीं लगता हूँ कि भाई मैं मेरा ये काम है। मैं ऐसे मूवमेंट से आता हूँ
बाबा साहब की अम्बेडकरी विचारधारा से मूवमेंट से आता हूँ, और मुझे ये लगता है कि जहां पर अनुसूचित जाति एससी प्रवर्ग के लिए राखीव जो सीट है, उस राखीव सीट से होनहार लाइबल कैंडिडेट जिसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके पास में 1950 का 1950 के जो कानून है, महाराष्ट्र का कानून है, वो जो भी चुनाव में खड़े होने वाला है एससी राखीवगढ़ से, तो उसके पास में 1950 का पहले का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पिताजी का होना चाहिए, वंशावली का होना चाहिए, उसकी कहीं तो भी नोंद होनी चाहिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर। मैं आज भी दावा करता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को आज भी दावा करता हूँ, जिस दिन कांग्रेस के नेताओं ने एक भी डॉक्यूमेंट रश्मिताई बर्वे जी का एक भी डॉक्यूमेंट 1950 के पहले का दिखा दिया, उस वक्त आज के कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है अधिकृत, उस उम्मीदवार को मैं बेहिचक उनका समर्थन करूंगा। लेकिन मुझे मेरा ये कहना है कि 1950 का एक भी डॉक्यूमेंट आज उनके पास में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। 7/12 का नमूना होना चाहिए, वंशावली होनी चाहिए, वो उनके पास अगर है तो आज के तारीख में मैं कांग्रेस की लड़ाई के साथ में आज ही मैं उनके साथ में हूं। लेकिन आज इतना दावा करने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता मुझे महत्व देंगे। कांग्रेस के नेता सामने आके बोलेंगे कि भैया सुनील साळवे ने हमको चैलेंज किया तो सुनील साळवे के चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के अपना इंटरव्यू देखने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता या कुछ जनप्रतिनिधि ये भी बोलेंगे, अरे सुनील साळवे जी तुम्हारी औकात है क्या, तुम सुनील साळवे जी तुम कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहे, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल चर्चा मैं नेताओं को किसी नेताओं को मैं औकात मेरी इतनी नहीं है कि मैं उनको चैलेंज कर सकता हूं, पर मेरा ये भी दावा है कि आज भी मैं उनको ये विनती करता हूं, आज भी पब्लिक के सामने वो बताए कि रश्मिताई बर्वे ये दलित असहाय बेटी है, इनके ऊपर अत्याचार अगर किया है किसी गवर्नमेंट ने, उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद, तो आज भी मैं वो दावा करता हूं कि सामाजिक न्याय विभाग के सामने उन्होंने वो वैलिड डॉक्यूमेंट आज भी वो पिछले 2 महीने से क्यों नहीं दिखा रहे। अच्छा, रही बात हम मेरी लड़ाई केवल कांग्रेस के साथ में नहीं है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ बयानबाजियां हुई है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि रश्मि बर्वे को घर बिठाने में भाजपा का आपके पीछे पुशअप रहा है, सपोर्ट रहा है। मैं तो आज भी देखो, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, जिस भी नेताओं को ऐसा लगता है कि सुनील साळवे का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ संबंध है, या कहीं वीडियो क्लिप अगर उनके पास में मिलती है पिछले 2 महीना पहले तक, मैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं 6 महीना पहले तक मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, आज भी बावनकुळे साहब के बंगले की जो क्या बोलते हैं अपन, सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी तो कैमरा है ही उनके बंगले में लगा हुआ है। उनके दरबार में अभी तक पिछले कम से कम 1.5 साल से मैं गया नहीं। अच्छा, बावनकुळे साहब से या फिर यहाँ के टेकचंद सावरकर विधायक है, इनके साथ में मेरी मुलाकात ना हुई है, ना उनसे मेरा कोई कांटेक्ट हुआ है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस के नेता अगर कोई बोलते भी होंगे तो फोन कॉल का मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। अगर बावनकुळे साहब से मेरी कोई बात हुई है, भाजपा के कोई भी नेता या फिर फडणवीस साहब, अच्छा, उनसे भी यदि मेरा कोई कांटेक्ट हुआ या वो मेरे पीछे है, तो उन्होंने वो दावा करना चाहिए। अगर दावा नहीं है, कर सकते हो, या वो ऐसे पब्लिक के बीच में ये जो दावे कर रहे ये अगर झूठा है, तो उन्होंने बेहिचक उन्होंने बोलना चाहिए कि भैया ये सब प्रकरण सुनील साळवे ने किया। सुनील साळवे को क्रेडिट दो। सुनील साळवे ने पिछले 8 महीने से आरटीआई लगाए हैं। अच्छा, आरटीआई में उनको जानकारी डिपार्टमेंट से नहीं क्यों नहीं दी गई? अच्छा, उनके ऊपर किसका बर्डन था? क्या कांग्रेस के नेताओं का बर्डन था? अच्छा, कि सुनील साळवे को ये डॉक्यूमेंट ना दिए जाए? अच्छा, ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। तो सुनील साळवे रश्मि बर्वे के पीछे क्यों पड़े हुए? देखिए, मैं सुनील साळवे या फिर पिछले 6-8 महीने से कांग्रेस के प्रत्याशी जो चर्चा में थे कि कहीं ना कहीं इनको टिकट दी जा सकती है, देखिए तो सुनील साळवे उसके रश्मिताई बर्वे जी का नाम लगा रहे हैं। रश्मिताई बर्वे जी का नाम ये चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय हुआ केवल ये 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। अच्छा, उसके पहले कम से कम 3 या 4 महीने से मैं जब आरटीआई डाल रहा था, तब तक के तो रश्मिताई बर्वे जी का नाम ही नहीं था कांग्रेस की लिस्ट में। अच्छा, वो प्रत्याशी है करके, संभावित है करके, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं थी। कांग्रेस के पास में तो कई लोग थे लायबल। जो महिला कांग्रेस की नागपुर जिले की अध्यक्ष थी तक्षशिला वाघबरे, उनका भी नाम चर्चा में था। अच्छा, उसके बाद में नरेश बर्वे जी का भी नाम चर्चा में था। उसके बाद में अपना राहुल घरडे जी जो कुही के, उनका भी नाम है चर्चा में। अच्छा, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम चर्चा में रहने के बावजूद उन लोगों को टिकट नहीं दी गई। क्यों, क्या वजह लगती है आपको? ये तो भाई कांग्रेस के नेताओं को पता।
क्यों नहीं दी गई? आखिर उन्होंने ये बाल हट्टक क्यों किया? आखिर मुझे रश्मिताई बर्वे जी कुछ क्यों चुनाव में खड़ा करना? ये तो कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे अच्छे से, मेरे 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 कहने से अच्छा वही बता पाएंगे ना। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने अभी क्लेरिफिकेशन दिया कि जो चर्चा में है कि भाजपा का सपोर्ट जो है आपको पीछे से है, इसलिए जिसकी वजह से जो है आपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसको घर बिठाया। कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा में है, सुनने में आया कि सुनील सार्वे की जो करीबी सुलेखा कुंभारे से थी, तो सुलेखा कुंभारे जो कि भाजपा सपोर्ट में है, उनके पैनल में है, तो कहीं ना कहीं सुलेखा कुंभारे के कांटेक्ट की वजह से, उनकी करीबी की वजह से सुलेखा कुंभारे ने आपको ये कहा कि ऐसा कुछ मतलब जो है चर्चा में है कि सुलेखा कुंभारे इस सारे प्रकरण का के पीछे है। देखिए आदरणीय सुलेखा कुंभार जिनको मैं बचपन से बड़ा होते होते अभी मैं देख रहा हूँ, उनके आशीर्वाद के नीचे मैं छत्र छाया में छोटे से बड़ा हो चुका हूँ। अच्छा। अम्बेडकरी समाज की बहुत अच्छी एक ताकतवर नेता है नागपुर जिले की, बिल्कुल। और कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में चर्चित नाम है, वो पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। जी जी। हाँ ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जो संबंध है एक भाई के नाते, हाँ, वो हमारी ताई भी लगती है। जी जी। वो आज भी हमको दत्तक पुत्र मानती है, क्योंकि अच्छा। हम एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, प्रामाणिक लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए हम कुछ मोटिवेट करते हैं। समाज के लिए एक प्रामाणिक पत्रकार कैसे होना चाहिए आज भी उनको अच्छा लगता है कि भाई एक पत्रकारिता के माध्यम से हम सर्व सामान्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और खास करके मूवमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उनका हमारा नाता केवल एक भाई बहन का है, एक माँ बेटे का नाता है। इसके ऊपर उनका हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस प्रकरण के पीछे ताई का भी आशीर्वाद है या ताई उसके पीछे है, तो ये तो मैं इसका तो मैं इनकार करता हूँ। अच्छा। क्योंकि ताई का ना इसके प्रकरण के पीछे कोई हाथ है, ना कोई साठगांठ है। ये मुझे लगा कि भाई यहाँ मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ। अच्छा। यहाँ हमारे समाज में से कोई एक लायबल कैंडिडेट देना था, जहाँ बहुसंख्यक समाज, बिल्कुल, जहाँ हम रामटेक मौदा रामटेक निर्वाचन क्षेत्र, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पर करीबन 6 लाख के ऊपर बहुसंख्यक बौद्ध समाज। अच्छा। उस अम्बेडकरी बौद्ध समाज को इन्होंने, उनकी इतनी बड़ी लोक संख्या रहने के बावजूद उनके ऊपर आज जो अत्याचार कांग्रेस के नेताओं ने किया, हम कांग्रेस के नेताओं को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी। अच्छा। हमको उनसे ज्यादा अपेक्षा है। अच्छा। कि भाई कम से कम उनको सबको लेके साथ में चलते समय बहुसंख्यक जो लोग हैं उनका भी आदर करना चाहिए। आज जहां हमने ये देखा कि बहुसंख्यक रहने के बावजूद उन्होंने बौद्ध समाज के, अम्बेडकर समाज के कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दी। अब उनकी क्या मजबूरी है वो तो वो वही जाए, कोई नेता जाने। लेकिन यहाँ तक कि हमको लगा कि भाई जहां हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमको लगा कि भैया हम हमारे समाज को एक आगाह करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमें ये लड़ाई के लिए उतरना चाहिए। और जहां अन्याय हो रहा है, जहां कहीं तो भी पार्टियां, जो राजनीतिक दल है जो कीचड़ हो चुका है आज के तारीख में, आज मेरी जो लड़ाई है कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ है, आज मेरी जो लड़ाई भाजपा सेना के उम्मीदवार के खिलाफ है। तो सालवे जी, ये सब बात हुई अब तक की, आपका जो भी प्रकरण हुआ, जो भी मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तक पहुंचा। अब जो है आप लोकसभा की उम्मीदवारी कर रहे हैं रामटेक लोकसभा से। आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र के, इस लोकसभा क्षेत्र के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए, जो हो जाने चाहिए थे? पिछले 2 टर्म से भाजपा शिवसेना के कृपाल तुमाने जो है अब तक की सिटिंग खासदार रहे। अब जो है खासदार की उनसे टिकट वापस लेकर कहीं ना कहीं ये है कि अब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के एक नेता को, कई कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कांग्रेस के भाजपा वालों के पास कैंडिडेट ना रहने की वजह से कांग्रेस से आयात करके जो है राजू पारवे को टिकट दी गई है। देखिए इसके पीछे आप क्या विचार रखते हैं? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी। पिछले 10 साल तक के कृपाल तुमानी जी यहाँ से सांसद रहे हैं। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति से वो सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इन्होंने पिछले 10 साल जो हमारे जो बर्बाद हो चुके, हम जो तुमाने साहब को जो दोष दे रहे हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ बावनकुळे साहब को। अच्छा। अब आप बोलोगे कि बावनकुळे साहब को आप दोषी कैसे मानते हो? तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर कद्दावर देता है। वो हर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में
उनका पिछला 2014 का भाषण आप देखिए, अच्छा। 2019 का उनका प्रचार का भाषण देखिए, हाँ। वो बार बार ये बताते गए। हाँ। आप तुमानी जी के मत देखिए, आप हमारे तरफ देखो। अच्छा। आज तुमानी जी खासदार के तौर के ऊपर उम्मीदवार नहीं है, आज हम ही उम्मीदवार है, ऐसा समझो। अच्छा। आपके काम वो नहीं करेंगे तुमानी जी, तो तुमानी जी को पकड़कर हम आपके पास में लाएंगे। अच्छा। तुमानी जी कैसे काम नहीं करते, उनके पास से हम काम करवा के आपको दिखाएंगे। अच्छा। ये बार बार उन्होंने चुनावी भाषण 2014 में भी दिए, 2019 में भी दिए। अच्छा। लेकिन उसका ये विपरीत परिणाम आपने देखा, पब्लिक ने भी देखा कि 2014 में जो सांसद कृपाल तुमाने साहब गायब थे 5 साल, 2014 से लेकर 2019 तक के, और 2019 से लेकर 2023-24 तक के, ये पिछले 10 साल ऐसा उनका कार्यकाल रहा कि वो उनका कहीं अपने को जनसंपर्क कार्यालय नहीं दिखा। अच्छा। कहीं पर भी जनता की समस्या सॉल्व करने के लिए वो नाकामयाब रहे। अच्छा। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आना था, यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है, आपको भी पता है। यहाँ रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी खनिज क्षमता है। हाँ। तो ऐसी बड़ी खनिज संपदा अपने पास में रहने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आई। अच्छा। बड़े बड़े कारखाने नहीं आ रहे। यहाँ मैंगनीज की फैक्ट्री है, यहाँ पर कोयले की फैक्ट्री है। हाँ। लेकिन वो रहने के बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त रूप से हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरी बात, यहाँ पर इतनी जो फैक्ट्री है, मतलब कोयला खदान है, मैंगनीज की खदान है, यहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, उस ब्लास्टिंग के वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आजू बाजू के प्रभावित जो 10, 12, 20 गांव जो है, वो 20 गांव जो है वो प्रभावित हो चुके हैं। अच्छा। उनकी दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, कई लोगों की उसमें जान चली गई, मकान भी गिरे, कुछ मकान गिरे। लेकिन आज भी इस WCL के माध्यम से या फिर मॉइल की खदान के माध्यम से, उनके प्रबंधन के माध्यम से लोगों को जो पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मेरी तो ये मांग है कि वहां के जो लोग प्रभावित गांव जो है, उन गांवों का कहीं अच्छी जगहों पर उनका क्या बोलते हैं पुनर्वसन होना चाहिए, उनको अच्छी सुविधाएं वहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन उन सुविधा के तरफ उनकी जो समस्याएं जो थी उसके तरफ यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक, इनका अभी तक के कुछ भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता है, उनका मैंने नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन आज भी उनकी मिलीजुली सरकार है रेती तस्करी में। अच्छा। आपको याद होना चाहिए कि MP का जो ETP ऐप है, उस ETP ऐप का नागपुर में क्लोन बनाया गया, और उस क्लोन बनाकर यहाँ पर बोगस रॉयल्टी का बड़ा गोरख धंधा यहाँ पर अपने नागपुर जिले में बहुत बड़े जोर शोर पर किया गया। और इस पर किसका राजनीतिक क्या बोलते हैं संरक्षण रहा है और नहीं रहा, ये सब जनता को पता है। अब बड़े बड़े रेती तस्कर यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने भी जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, वो भी कैंडिडेट जिसके ऊपर रेती तस्कर के बड़े आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास में लायबल कैंडिडेट उनके पार्टी में थे। हाँ। अरविंद गजभिये थे, राजेश गौर रंगारी नगराध्यक्ष थे, वो भी उनके पास में कैंडिडेट थे। हाँ। लेकिन बड़े बड़े कैंडिडेट रहने के बावजूद भी आज उन्होंने पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिया नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फोड़ा गया। और फोड़कर उनका कैंडिडेट वहां से उन्होंने दोपहर तक के अपने पार्टी में लाए, और शाम होते 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 उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में उन्होंने भगा दिया। अच्छा। और उनको शिंदे जी के गुट से उनको प्रत्याशी बनाकर उनको समर्थन डिक्लेयर दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं रामटेक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मैं एक मतलब विनती करता हूं कि आपका सांसद कैसा होना चाहिए। एक जो कैंडिडेट है जिसके ऊपर रेती तस्कर के बड़े बड़े आरोप है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, और आज कांग्रेस के नेता पब्लिक के बीच में दुखड़ा गा रहे हैं, दुखड़ा सुना रहे हैं कि भैया एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, एक संसद में जाने वाली महिला, कि भैया अब मुझे एक बात बताओ कि बोगस कास्ट सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर आप संसद में भेजने वाले थे उसको। अच्छा। यानी अमरावती की जो बोगस नवनीत राणा थी कैंडिडेट, उस कैंडिडेट जैसी सेकंड नवनीत राणा आपको कांग्रेस के माध्यम से नागपुर में बनाने वाले थे क्या आप नवनीत राणा का नाम ले रहे हैं, तो उसको भी तो कोर्ट ने मतलब दे दिया कि देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसके ऊपर तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज भी जनता के बीच में ये भावना है, लोगों के बीच में एक तकरार है कि नवनीत राणा बोगस है। अच्छा। ये लोगों के दिल में जो है, लोगों के दिल की बातें तो कोई सुनते नहीं, मन की बात तो बस बताने के लिए है, लोगों के दिल की बातें भी जाननी चाहिए। अच्छा। लेकिन आज जिस तरीके से
शासन प्रशासन जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, उस काम से पब्लिक भी आहत है। ईडी का गैर वापर हो रहा है, सीबीआई का गैर वापर हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को दबाव डालकर अपने पार्टी में लाकर उनको डिटर्जेंट पाउडर अच्छा डालकर उनको धुलवा रहे हैं, क्लीन करवा रहे, बड़े बड़े बोगस घोटाले करने वाले 70,000 करोड़ के जिनके ऊपर घोटाले के आरोप होते हैं, ऐसे लोगों को तुम अपने साथ में ला रहे हो। तो इनके पास में नैतिकता ना भाजपा सेना वाले के पास में। हम तो आज कांग्रेस के नेताओं को बोल रहे हैं कि भैया आपकी भी नैतिकता भाजपा वालों के साथ में वैसी हो गई क्या? आपके पास में अच्छे हमको अपेक्षाएं थी, जनता को भी आपसे बड़ी अपेक्षा है कि भाई आपका कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज भी कांग्रेस के नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि भैया हमारा जो पहला कैंडिडेट जो था उसके पास में बोगस कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए थे उन्होंने, आज भी वो बताने को तैयार नहीं, वो दावा करने को तैयार नहीं है। आज भी वो ये दुखड़ा बताकर लोगों के वोट हासिल करने के लिए वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं पब्लिक को। आज भी मैं एनजीबी चैनल के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को अपील भी करता हूं, ये आने वाला जो चुनाव है ये दिशा, रामटेक लोकसभा की दिशा और दशा ये दर्शा रही है। अच्छा। हमको ये दिशा देने के लिए ये चुनाव हमको लड़ना भी है, और ये चुनाव हमको एक अच्छे कैंडिडेट को सांसद के रूप में आपको दिल्ली में भेजना है। तो मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपना सांसद कैसा होना चाहिए, आप अपने आप को जांचो। ये गरीब का लड़का, गरीब का बेटा मैं हूं, जो झोपड़ी में रह के आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे पीछे ना भाजपा है, ना सेना है, ना कोई है, मैं एक अकेला इंसान हूं। मैं मेरे मिसेस के साथ में चुनाव के प्रचार पर निकलता हूं। देखा हमने, आपने देखा भी होगा। मैं अकेला हूं, मेरे साथ में मेरी मिसेस है, उनके साथ में चुनाव में मैं वोट मांग रहा हूं, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। आज भी पब्लिक को मैं जागरूक करने के लिए मैं मेरा चुनाव चिन्ह कैची निवर्तक चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह मैं पब्लिक के बीच में जाके लोगों को बता रहा हूं। आपका चुनाव का चिन्ह जो है वो चुनाव चिन्ह कैची है, और आने वाले 19 तारीख को चुनाव चिन्ह कैची के सामने की बटन दबाकर मुझे भारी मात्रा में, लाखों की तादाद में वोट देकर मुझे अच्छा एक सांसद बनाने का मौका आपको मिल रहा है। आप ये अच्छे मौके को मत गवाओ, यही मैं आह्वान कर रहा हूँ। आपने अभी एक चीज कहा कि रामटेक लोकसभा की जनता ने ये दशा और दिशा जो है ये तय करने वाला ये चुनाव है। आपको क्या लगता है, आप तो दावेदारी पेश कर ही रहे हैं, रामटेक लोकसभा से जितने भी लोग अभी इस लड़ाई में है, आपको क्या लगता है कौन है ऐसा, आप हो, कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी शिवसेना का कैंडिडेट है, क्या लगता है आपको ऐसा कौन कैंडिडेट है जो जनता ने उसे अपना प्रत्याशी? देखिए जिशन भाई, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि भाई रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट, आपको ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो सही में पब्लिक को रुझा रहा है, जो पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है? तो मैं तो ये कहता हूं कि भैया सुनील साढ़वी एक ही कैंडिडेट है जो पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं ये भी बता रहा हूं। भाजपा सेना का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के पास में रामटेक क्षेत्र के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। अब की बार 400 पार ऐसा बोल बोल के लोगों को गुमराह कर रहे, मोदी जी के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, उनके पास में कोई विजन नहीं है। और कांग्रेस के नेता हमारे माननीय सुनील बाबू केदार, चाहे वो पूर्व मंत्री रह चुके राजेंद्र बाबू मूणत, इनसे मेरे अच्छे संबंध है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो भी आज कांग्रेस का कैंडिडेट हमारा कितना अच्छा है, हमारे पास में कोई रामटेक के क्षेत्र के लिए विजन है, ये भी नहीं बता रहे। अच्छा, आज भी वो इमोशनल ब्लैकमेल कर करके लोगों को अत्याचार कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर। इनके पास में रामटेक के निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। रामटेक का विकास आप कैसे करोगे? क्या एक रेती तस्कर रामटेक का विकास कर सकता है क्या? मैं ये भी सवाल आपको पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या भू माफिया जैसे बड़े बड़े आरोप राजू पारवे जी के ऊपर हो चुके, क्या वो क्षेत्र के लोगों को सही में न्याय देंगे क्या? अच्छा, ये नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं और पब्लिक को भी गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये मेरा इंटरव्यू अगर देख रहे हैं, अगर इस इंटरव्यू को देखकर अगर कुछ लोग अगर जागरूक होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो उन लोगों को मेरी गुजारिश रहेगी, एक अच्छा नेता, एक अच्छा सांसद आपके बीच में, मेरे जैसा निर्भीड़ पत्रकार, मेरा चैनल है आप भी जानते हैं, वॉइस टू चैनल है, जो दलित पीड़ित शोषित जनता खनखनित आवाज के नाम से घर घर पहुंचा है। मेरी लड़ाई हमेशा सच्चाई के साथ में। आज भी मैं कांग्रेस के नेताओं को आह्वान करता हूं कि सच के लिए आप लड़ो, सच्चाई के साथ में चलो, लेकिन झूठ का बवंडर लोगों के बीच में मत फैलाओ कि
आपके बारे में हमारे दिल में जो इज्जत है वो इज्जत को कम मत होने दो। आज भी हम आपको नेता अच्छे से मानते हैं, उस नेता की प्रतिमा को मलिन मत होने दो सुनील बाबू। मैं आज भी आपकी इज्जत करता हूँ। आपने मुझे 4 महीना पहले जब फोन किया था तब भी मैंने आपको यही बताया था। अच्छा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिशान भाई यही गुजारिश करता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है ये रामटेक लोकसभा की दिशा और दशा ये आपको तय करना है। और आने वाले 19 तारीख को 19 अप्रैल को चुनाव चिन्ह मेरा जो है वो कैंची है। कैंची के चुनाव चिन्ह के सामने की बटन दबाकर लाखों की तादाद में बहुमत से मुझे सांसद बना, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साळवे जी। तो ये थे सुनील साळवे जी। पूरा जो है आपको अब तक के मैंने सारी चीजें बताई, क्या क्या आरोप साळवे पर लगे वो भी जो है बेबाकी से इन्होंने उसका जवाब दिया है। जिस तरह से मैंने बताया कि सुलेखा कुमारी का नाम आया, भाजपा सेना का नाम आया, तो पूरी चीजों को ये निगलेक्ट करते हैं। वो उनका कहना ऐसा है कि मेरे पीछे जो है किसी का भी हाथ नहीं है। अब 19 तारीख को जो है चुनाव होने वाले हैं, 4 जून को इसका परिणाम होने वाला है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये तो है, इन जो जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं उनमें सबसे बेस्ट इनका कहना है यही है। इसीलिए ये आज इस जुझारू तरीके से इस क्षेत्र के लिए काम करने की अपेक्षा रखते हैं। तो अब 4 जून को परिणाम आएंगे, क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप क्या विचार रखते हैं? जिस तरह से आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर भी सुनील साळवे ने लगाए, भाजपा के ऊपर भी सुनील साळवे ने लगाए, आप क्या विचार रखते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.